श्योर मैम। आप लोग मुझे साथ साथ फीडबैक दिया करें। अभी स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी मैम। यस मैम, हो फीडबैक रही दिया है। करें, कमेंट दिया करें। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम, यस अब मैम। टेक्स्ट शो हो रहा है? ओके यस मैम हो रहा है। शैल आई कंपेयर थ्री टू समर? ओके। First of all, I want to just read the poem with simple language, with the simple paraphrase. Okay. Shall I compare thee to a summer's day? By William Shakespeare. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Okay. See the simple lines. Should I compare you to a summer's day? You are lovelier and more mild. In May, rough winds shake the delicate flower buds, and the duration of summer is always too short. अब इसमें विलियम शेक्सपियर ने एक सब्जेक्ट चूज किया है। आपको इन लाइंस में कौन सा सब्जेक्ट अपील कर रहा है कि ये किसके ऊपर पोएम है? Shall I compare thee to a summer's day? Thee is English, old English word, means you. Shall I compare you to a summer's day? किसको एड्रेस कर रहा है शेक्सपियर इसमें? यूथ को, फेयर यूथ को, ठीक है। और उसको समर्स डे के साथ रिलेट करने का मतलब, जो सब्जेक्ट चूज किया है, दैट इज आर्ट एंड इमॉर्टैलिटी। ठीक है, कि जो आर्ट है वो कभी भी उसका डिके नहीं है, उसका डाउनफॉल नहीं है। ठीक है, जो हम क्लासिक की डेफिनेशन देख रहे थे वो हम समर्स डे पे अप्लाई करेंगे। समर्स डे मींस एक ऐसा दिन जो हमेशा यादगार रहे, जो हमेशा ब्राइट रहे। और यहाँ पे उसका कंपैरिजन जो है वो एक यूथ के साथ है, एक फेयर यूथ यंग मैन के साथ है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है और फिर हम उसको उसके क्रिटिकल एनालिसिस में उसको डिस्कस करेंगे। हियर द पोएट सिंपली wants to compare a youth with a summer's day. First two lines establish the broad concern of poem and its stylistic features. The first line of the poem, shall I compare thee to a summer's day, poses a rhetorical question. अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, उसने फर्स्ट लाइन या उसने जो टाइटल यहाँ पे बनाया है, दैट इज अ क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन मार्क। और रिटोरिकल क्वेश्चन जो है वो किसी भी आइडिया को एम्फसाइज करने के लिए, उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए पूछे जाते हैं। इनके आंसर्स नहीं होते। ठीक है, दे आर मेंट टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट, दे आर मेंट टू एम्फसाइज द पॉइंट। जो पूछा जा रहा है उसका कोई आंसर नहीं है, एक परमिशन नहीं है। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, कि तुम इतने फेयर हो, इतने ब्राइट हो, लाइक अ समर डे। आई वांट टू कंपेयर यू विद अ समर्स डे। दिस इज द एजेंडा ऑफ द पोएट। And the speaker asks मैम whether he should compare his beloved to a summer's day. जी बेटा, जी रोहेल। मैम ये समर डे के साथ ही क्यों कंपेयर कर रहा है यूथ को? इसकी रीजन क्या है? समर डे को पीछे बैकग्राउंड क्या है जो यूथ को इतना कंपेयर किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द राइटर? ठीक है, समर्स डे समर्स डे है, विंटर डे नहीं है। जब आप इसको डिस्कस करेंगे तो फिर आप इन वर्ड का एनालिसिस देखेंगे कि समर डे ही क्यों, विंटर्स डे क्यों नहीं, विंटर क्यों नहीं, कोल्डनेस क्यों नहीं। समर जो है वो एक लाइफ का सिंबल है। ठीक है, एक एनर्जी का सिंबल है, एक वार्मथ का सिंबल है। ठीक है,
जब आपके रिलेशनशिप में वार्मथ ही नहीं होती, एनर्जी नहीं होती, पैशन नहीं होता, और ये सारी चीज, विंटर जो है इन लिटरेचर इट सिंबलाइजेस द डेथ एंड डिके, डाउनफॉल और सफरिंग्स को सिंबलाइज करता है विंटर, और लाइफ को, पैशन को, एंथुजियाज्म को रिफ्लेक्ट करता है समर्स। ठीक है, तो ये समर डे के साथ यहाँ पे उसके कंपेयर कर रहा है अपने बिलविड को, फेयर यूथ को, जनरेशन को। इसके काफी इंटरप्रिटेशंस हैं और क्रिटिक्स के डिफरेंट ओपिनियन है कि यहाँ पे शेक्सपियर का बिलविड जो है वो एक मेल है, फीमेल है, ठीक है, या एक फेयर यूथ को कर रहा है। इसमें आपको डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस मिलेंगी, आपको जो इसकी लॉजिक इस जो लॉजिक आप कन्विंस कर सके आप उसी को लेके चलें। ठीक है, मैं इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शुड आई कंपेयर यू टू अ समर्स डे, मींस के उसका जो बिलविड है या फेयर यूथ है उसमें वो क्वालिटीज देख रहा है जो समर्स डे में होती हैं। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो समर की हैं, जो वार्मथ कह लें, पैशन कह लें, फेयरनेस कह लें, ब्राइटनेस कह लें, कि उससे एस्केप नहीं किया जा सकता, तो वो उसके बिलविड की हैं या फेयर यूथ की हैं। यहां तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Okay, now in the second line, thou art more lovely and more temperate. Now here he discuss the characteristics of his beloved with the summer's day, कि summer days जिस तरह से more उसके लिए appealing है towards love, warmth and mildness, उसी तरह समर्स डे में और उसके बिलविड में वो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। ठीक है, शेक्सपियर आस्क्ड द एड्रेसी ऑफ द सोनेट, एड्रेसी ऑफ द सोनेट कौन है? उसका बिलविड भी और उसकी यूथ समर्स की बात कर रहा है। एड्रेसी ऑफ द सोनेट हु इज प्रोबेबली द सेम यंग मैन or the fair youth to whom the other early sonnets are also addressed। अब यहाँ पे एक और बात भी है कि ये सोनेट 18 है, इससे पहले जो 17 सोनेट्स है ना, जो पोएम्स पहले 17 लिखी गई है, नंबर 17 की बात नहीं करी, टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स 1 to 17, ये सारी इंटरलिंक्ड है, और सोनेट 18 इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स, मींस दैट पहली 17 का जो करक्स है वो आपको सोनेट 18 में मिलेगा। आप यू कैन लिंक, यू कैन इजीली guess about the subject of first 17 sonnets by William Shakespeare। ठीक है, whether he should compare him to a summer's day। अब वो summer's day की जो characteristics हैं वो अपने beloved के साथ या fair youth के साथ जो compare कर रहा है, यही discussion हो चुकी है पहली 17 poems में भी। Okay, thou art more lovely and more temperate। Now he goes on remark that the young man is lovelier and more gentle and dependably constant। Temperate means उसका मिजाज कैसा है, ठीक है, माइल्ड है, हम्बल है, लवलियर है, सबको अट्रैक्ट कर रहा है, प्यारा है, लाइक द समर डे। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसने अपने बिलविड की दी हैं वो भी कंपेयर कर रहा है विद द समर डे, राइट। Rough winds do shake the darling birds of May। In May, rough winds shake the delicate flower birds। Now, rough winds in the summertime, summer जो summer days हैं उसमें rough winds एक नॉर्मल सी बात है। रफ विंड्स जो होगी, बहुत जो लू चलती है, जो गर्मी होती है, उसकी बात कर रहे हैं। नाउ समर टाइम इज अ बोनाफाइड पार्ट ऑफ द समर एंड रफ विंड्स आफ्टर शेक द बिलविड फ्लावर्स ऑफ द सीजन। अब वो ये डार्लिंग बर्ड्स जो है ना, वो इस अगेन ही इज कंपेयरिंग द बर्ड्स विद हिज बिलविड, जो बिलविड्स ऑफ द मे, जो कह रहा है कि मई में जो न्यू लाइफ निकलती है, जो एक लाइफ को सिंबलाइज कर रहा है ना, न्यू लाइफ का जो आगाज होता है, रफ विंड्स में शेक, मे बी वो उसको अफेक्ट करें, और शेक मींस रफ विंड्स है तो नेगेटिव इफेक्ट होगा ना, तो वो एक नेगेटिव इफेक्ट उसके ऊपर डाले, और न्यू बर्ड्स के ऊपर, न्यू लाइफ के ऊपर। एंड समर लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डे। वो नेगेटिव इफेक्ट है, बट द ड्यूरेशन ऑफ द समर इज ऑलवेज टू शॉर्ट।
एलिज़ाबेथन एरा में जब ये पोइम लिखी गई थी, इसका जो रिटन टाइम है दैट इज 1590 एंड इट इज पब्लिश्ड इन 1609। तो उस टाइम जो समर ड्यूरेशन था दैट वाज वेरी शॉर्ट। अभी विंटर ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है ना हमारे टाइम पे, तो उस टाइम समर ड्यूरेशन शॉर्ट था। तो क्या जो शॉर्ट पीरियड होता है ना, जो शॉर्ट सीजन होता है, उसकी वर्थ भी उतनी ज्यादा होती है। तो इसलिए वो समर को लाइक करते थे और समर के साथ उसका कंपैरिजन था, ऑल्दो देयर आर रफ विंड्स बट they may shake the darling birds of the May, but the duration of that summer is too short. बहुत कम टाइम के लिए समर आएगा. It also symbolizes the sufferings in one's life. ये भी कह सकते हैं कि जो समर है वो एक सीजन है, और सीजन की जो एक उसका सर्कल है दैट ऑल्सो सिंबलाइजेस द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, तो समर उसमें जो एक न्यू लाइफ आती है, न्यू एनर्जी आती है इंसान की जिंदगी में, तो वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आती है. Sometimes too hot the eye of the heaven shines, sometimes the sun the eye of the heaven is too hot. अब नेक्स्ट वो बात कर रहा है, अभी उसने रफ विंड्स की बात की है, अब समर की एक और बात कर रहा है. समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स. अब यहाँ पे हेवन ऑल्सो सिंबलाइजेस गॉड. सो वो यहाँ पे हॉट आई की बात कर रहा है, एक गेज की बात कर रहा है. ठीक है, सो ही continues the analysis of young man versus summer's day. The sun means the eye of the heaven that shines too brightly, but the weather is too hot and unbearable, and often in his cold complexion dimmed. Means sun is dimmed or hidden by clouds. वो जो hot shining है उसकी, वो कभी उसके clouds में छुप के या कम होके, तो उसका कम्प्लेक्शन जो है वो डिम हो जाता है. द गोल्डन फेस इज ऑफन डिम्ड. तो यहाँ पे जो उसकी ब्राइटनेस है वो उसके डिम होने की भी बात की, मीन्स इट इज नॉट कॉन्स्टेंट ऑल द टाइम. वो हमेशा ब्राइटनेस ही नहीं रहती, वो कभी डिम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है. एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑल्सो resembles with his lovers. वो उससे भी रिजेंबल कर रहा है कि उसका जो लवर है उसकी लाइफ में डिफरेंट फेजेस आ रही हैं, जो कभी ब्राइट है, लव है, सफरिंग्स है, डेथ है, डिके है. नेक्स्ट लाइन, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possessions of that fair thou owest. अब इसकी सिंपल लाइंस देखें. And beauty falls away from the beautiful people, stripped by chance or nature's changing course. But your eternal summer will not fade, nor will you lose possession of the beauty you own. एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन. अब ये डिक्लाइन की यहाँ पे बात कर रहा है. पहले तो कह रहा था ना कि एवर लास्टिंग ब्यूटी है. अब वो वहां पे उसके बाद उसने सेकेंड फेज डिस्कस किया, दैट इज द रफ विंड्स और द ब्राइट और द हाई हॉट आई. उसके बाद अब वो कह रहा है कि उसमें भी डिक्लाइन है, जैसे वो बादलों में छुप जाता है और उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम ज्यादा होती है. तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्यूटी फॉल्स अवे फ्रॉम ब्यूटीफुल पीपल, कि जो ब्यूटीफुल पीपल हैं, जो ब्यूटी है लोगों में, वो ब्यूटी का राइज भी है और उनकी फॉल भी है. वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मींस उनकी लाइफ में डिफरेंट फेजेस आते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल भी होते हैं, और देन आफ्टरवर्ड्स उनमें सफरिंग्स भी आती है जो बहुत ज्यादा प्लेजरेबल भी हैं, और देन उनमें डिके भी है, उसका डाउनफॉल भी है. बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड. अब यहाँ पे फेट चांस की बात करें, ग्रीक्स में फेट कहा जाता था द विल ऑफ गॉड, के वी आर पपेट इन द हैंड्स ऑफ फेट. एंड
हम फेट को गॉड से रिलेट करते हैं इन ग्रीक्स, बट इन एलिजाबेथन एरा शेक्सपियर ने फेट को चांस के साथ रिप्लेस किया है। बाय चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स, नेचर चेंजिंग कोर्स, नेचर वो कहते हैं मदर नेचर को, ठीक है, जो कंसोल करती है, जिसमें हीलिंग पावर है। वो कह रहे हैं कि जो डाउनफॉल है या जो ब्यूटी का फॉल है वो बाय चांस भी हो सकता है या नेचर का चेंजिंग कोर्स भी हो सकता है। अनट्रिम्ड मीन्स दैट इज अनअवॉइडेबल, दैट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन। एंड नेक्स्ट लाइन, but thy eternal summer shall not fade, but your eternal summer will not fade. Eternal summer, here the theme of immortality, कि जो समर है वो आता रहेगा, समर को डिक्लाइन नहीं है, समर में चेंजेस आएंगी, वो कांस्टेंट एज अ सीजन है, बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका ड्यूरेशन, उसकी कंसिस्टेंसी, कि वो समर कितना हॉट है, इस दफा समर का ड्यूरेशन क्या था, गर्मी ज्यादा पड़ी कम, तो ये जो ब्राइटनेस है उसकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इटर्नल नहीं है, बट समर इटसेल्फ इज इटर्नल एंड इट शैल नॉट फेड, कि इसको कोई डिक्लाइन नहीं है, ये सीजन इटर्नल सीजन है और इटर्नल ही रहेगा। एंड दिस eternal, the idea of eternal is linked with the beauty, कि जो फेयर यूथ की या उसकी बिलविड की जो ब्यूटी है वो उससे रिलेट कर रहा है कि वो भी इटर्नल ब्यूटी है। इस ब्यूटी को कभी भी डिक्लाइन नहीं आ सकता। अब वो किस रीजन से, वो नेक्स्ट रीजन कह रहा है, नॉर लूज पोसेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओस्ट, कि जो तुम्हारी पोसेशन में है, यू विल लूज पोसेशन ऑफ द ब्यूटी यू ओन, जो ब्यूटी तुम ओन कर रहे हो उस ब्यूटी को कभी डिक्लाइन नहीं मिलेगा, वो इटर्नल ही है। और वो इटर्नल किस सेंस में है, वो इटर्नल इस सेंस में है कि जो ब्यूटी है उसकी, वो समर्स के साथ रिलेट करके उसकी ब्यूटी को वो इटर्नल बना रहा है। Okay, nor shall death brag thou wanderest in his shade, nor will death be able to boast that you wander in his shade. अब यहाँ पे डेथ, द आइडिया ऑफ डेथ इज हियर, एक तरफ वो इमॉर्टैलिटी की बात कर रहा है, एक तरफ इटर्नल समर की बात कर रहा है। इटर्नल मीन्स कि हमेशा रहेगा, एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में वो डेथ की बात कर रहा है। हियर डेथ लाइक अ ग्रिम रीपर बी एबल टू बूस्ट दैट यंग मैन वॉक्स इन द शैडो ऑफ डेथ, के उसको डिक्लाइन आएगा बीइंग अ पर्सन, ठीक है, बीइंग हिज बिलवेड, क्योंकि वो एक लवर है और उसका बिलवेड है, जो उसको डेथ आ सकती है क्योंकि दे आर ह्यूमन, बट एज फार एज देयर ब्यूटी इज कंसर्न, उसकी ब्यूटी को कोई डिके नहीं है, बिकॉज ही रिलेट्स हिज ब्यूटी टू अ समर्स डे। समझ आ रही है? यस मैम। सिर्फ रोहेल को समझ आ रही है, बाकी सो रहे हैं? मैम आ रही है। मैम जी आ रही है। ठीक है, ओके। When in eternal night lines to time thou growest, when you live in eternal night lines set apart from time. अब वो eternal lines कह रहा है, पहले eternal summer कह रहा था, eternal lines means this poetry, these lines। अब ये 15th सेंचुरी में जब लिखी है उसने, तो 15th सेंचुरी से आज आप 21st सेंचुरी में भी ये पोएम पढ़ रहे हैं, ये सोनेट पढ़ रहे हैं। सो दीज लाइन्स मीन्स द आर्ट, द इमॉर्टैलिटी ऑफ आर्ट, कि जो लिटरेचर का पार्ट बन गया है तो इसको इमॉर्टैलिटी मिल गई है। ये क्लासिकल पोएम इसीलिए है कि आज आप इसको रीड आउट कर रहे हैं, इसके सब्जेक्ट को, इसकी लाइंस को, इसकी पोइट्री कंपोजिशन, तो ये इटर्नल लाइंस हैं जिसकी कोई टाइमलेसनेस नहीं है, जिसके कोई एंड नहीं है। सो eternal lines means not towards death but towards immortality। तो इन लाइंस ने
उसकी ब्यूटी को समर्स डे के साथ रिलेट करके इटर्नल बना दिया है, इमॉर्टल बना दिया है. So long as men can breathe or eyes can see. As long as men breathe or have eyes to see, so long lives this, and this gives life to thee. So in his concluding couplet, Shakespeare states that as long as the human race continues to exist and read poetry, ठीक है, as long as the human race continues to exist, जितनी दुनिया रहती है और वो ये पोएम पढ़ेगी and they read this poetry. अब यहाँ पे देखें आइडिया, उसने वर्ड दिस यूज किया है, so long lives this. जो ये वर्ड है ना, दिस शेक्सपियर्स पोएम, दिस सर्वाइव्स एंड कंटिन्यूज, इस ये उसकी लाइफ को, उसकी जो समर्स के साथ उसकी इटर्नल लाइंस हैं, ये उसको सिंबलाइज कर रहा है दिस का वर्ड. ठीक है, दिस वर्ड सर्वाइव्स एंड कंटिन्यूज टू गिव लाइफ टू द यंग मैन दो कीपिंग हिज मेमोरी अलाइव. क्योंकि ये अब उसकी मेमोरी में आ गई है पोएम, ये लिटरेचर का पार्ट बन गया है, तो ये उसको हमेशा जिंदा रखेगी. तो ये पोएम का एक बेसिक आइडिया है. अभी हम इसको डिस्कस करते हैं थ्रू स्लाइड्स. स्लाइड शो हो रही है अभी आपको? यस मैम. नो मैम, आपकी स्क्रीन बंद हो गई है. अब नो नहीं शो हो रही. अब बताएं. अभी शो हुई है. ठीक है, मैंने अब पहले show हो रही है. ओके, हमने लिटरेचर को डिस्कस किया है, देन उसकी डेफिनेशन, देन क्लासिकल पोएट्री. नाउ कम्स टू द पोएम Shall I compare thee to a summer's day? First of all, introduction. It is sonnet 18 and it is written in 1590 and it is published in 1609. This sonnet is certainly the most famous in the sequence of Shakespeare's sonnet. It may be the most famous lyric poem in English. And the theme of this sonnet is art and immortality, right? Okay, about poet. This sonnet is written by English poet and playwright William Shakespeare, who is popularly referred as Bard of Avon. ये उसका title है जो उसको Elizabethan era में मिला. ठीक है, एक national poet था. Undoubtedly the greatest writer in English language. His literary aura reflects his social and cultural milieu of his time. अब ये आपको समझने की बात है, जो उसका literary work है ना, तो ये लिटरेरी वर्क उसके सोशल और उसकी कल्चरल मिलियू, उसकी ट्रेडिशन नॉर्म्स को रिफ्लेक्ट करता है. अब ये पोएम उसको किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है, हम इसको डिस्कस करेंगे विद इट्स कॉन्टेक्स्ट. Although William Shakespeare is best known as a playwright, he is also the poet behind 154 sonnets, which were collected for the first time in a collection in 1609. तो ये सारी sonnets उसकी जो लिखी गई थी वो 1590 में, और उसकी कलेक्शन जब बनी तो वो 1609 में पब्लिश हुई. ओके, based on Petrarchan or Italian sonnet, Shakespeare's sonnet differs from the norm by addressing not only a young woman, which was norm in Italy, but also a young man known throughout as the fair youth. Now, जो fair youth का मैं एक idea start में discuss करी थी, अब उसको थोड़ा सा समझें. मैंने जैसे आपको बताया शेक्सपियर से पहले एक ट्रेडिशन थी सोनेट लिखने की, दैट वाज पेट्रार्कन. ठीक है, पेट्रार्क की थी, जो फ्रांसिस्को पेट्रार्का था, उसने एक ट्रेडिशन डेवलप की हाउ टू राइट अ पेट्रार्कन सोनेट, जिसको इटालियन सोनेट कहते हैं. अब उसने ये पॉपुलराइज्ड की थी एक फॉर्म थ्रू 366 सोनेट उसने लिखी, एंड ही रोट अबाउट हिज लव फॉर अ वुमन नेम्ड लॉरा. ठीक है, पेट्रार्का जो था वो एक लॉरा वुमन से उसका एक लव था, जिसके ऊपर इसने 366 सोनेट्स लिखी थी. लेकिन उन सोनेट्स का जो स्ट्रक्चर था दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस शेक्सपियरियन सोनेट. उसका डिफरेंस
लेट मी चेक, मैंने इसमें yes. See, this is slide 28, but here I want to discuss the structure of the poem. That is why मैंने jump किया इसको next slide पे. जो Petrarchan sonnet थी ना, that Petrarchan sonnet is most well known for its subject matter of ideal love, but it has also a specific form and other features. Ideal love का था, but that love is for a woman. एक आदमी ने एक किसी औरत के ऊपर, ठीक है, एक मेल पोएट ने एक फीमेल बिलवेड के ऊपर पोएट्री लिखी. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रार्कन सोनेट. सेकेंडली, इट कंटेन्स 14 लाइंस पोएट्री, ठीक है, और इसकी भी 14 लाइंस हैं. ये जो अभी आपका जो आपकी ये वाली सोनेट है उसकी भी 14 लाइंस हैं. बट हाउ दीज लाइंस आर डिफरेंट फ्रॉम पेट्रार्कन सोनेट. इसकी 14 लाइंस में 3 क्वार्ट्रेन है and a couplet, and it has a regular rhyming scheme, that is AB AB, CD CD, EF EF and G. Are you with me, class? यस मैम, लेकिन समझ नहीं है इस बात की. अच्छा, इसकी आप लोगों ने कभी राइमिंग स्कीम बनाई है पोएम्स की? नो मैम. नो मैम. अच्छा, राइमिंग स्कीम ऐसे बनाते हैं, राइमिंग स्कीम ऐसे बनाते हैं, जो हमारी पोएम है ना, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, ठीक है, इसका लास्ट वर्ड है डे. सेकेंड लाइन है thou art more lovely and more temperate. अब टेम्परेट डे के साथ मिल रहा है, राइमिंग में है? नो मैम. नहीं है, इसलिए हमने फर्स्ट डे को ए लिख दिया है, टेम्परेट को बी लिख दिया है, ठीक है. थर्ड लाइन है रफ winds do shake the darling birds of May. मे मिल रहा है डे से? यस मैम. तो इसको हम वापस ए लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये डे के साथ राइमिंग में मे आ रहा है. फोर्थ लाइन है एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट. डेट मिल रहा है टेम्परेट से? नो मैम. क्यों नहीं मिल रहा? राइमिंग में है बेटा, टेम्परेट डेट. यस मैम. TET. ओके, ठीक है. ठीक है, डे Yes, मे ma'am. के साथ मिल रहा है, टेम्परेट डेट के साथ मिल रहा है. तो ये आपकी फर्स्ट 4 लाइन जो है ये ए बी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका राइमिंग का बन गया, ठीक है. मैम जी समझ नहीं आई. समझ नहीं आई? चले हम खोलते हैं नहीं दोबारा मैम जी. से टेक्स्ट को. ओके मैम जी. ये फर्स्ट 4 लाइंस देखें आप लोग. मैम नजर नहीं आ रही लाइंस. ये यहाँ से एक सेकेंड. अच्छा, चले मैं आपको यहाँ से बताती हूँ. अब नजर आ रही है? यस मैम. इसकी फर्स्ट 4 लाइंस देखें. Shall I compare thee to a summer's day? ठीक है, डे इज द लास्ट वर्ड. राइमिंग स्कीम जो होती है ना, जैसे हम पोइट्री लिखते हैं या हम सॉन्ग लिखते हैं, तो उसका जो लास्ट वर्ड होता है उसको हम मैच करते हैं प्रीवियस वर्ड से. डे मैच कर रहा है मे से, थर्ड लाइन का एंड वर्ड है मे. डे मे. टेम्परेट, सेकेंड लाइन का एंड है टेम्परेट, दैट इज मैचिंग विद द लास्ट वर्ड ऑफ डेट, फोर्थ लाइन का डेट. ठीक है, अब राइमिंग स्कीम ऐसे बनाते हैं कि डे को हमने ए लिख दिया, टेम्परेट डे से नहीं मिल रहा इसलिए हमने उसको बी लिख दिया. मे जो है वो डे से मिल रहा है इसलिए हमने उसको ए दे दिया, ठीक है, एंड डेट टेम्परेट से मिल रहा है उसको हमने बी कर दिया. तो ये राइमिंग स्कीम ए बी हो गई. यस मैम, अभी समझ आ गई. यस मैम, आ गया जी मैम. यस मैम गुजारा हो गया. गुजारा हो गया.
यस मैम। ओके ओके, तो यहाँ पे अब ये जो राइमिंग स्कीम है ना, उसकी वो पैटर्न चेंज कर दिया था शेक्सपियर ने फ्रॉम पेट्रार्क। पेट्रार्क का जो था ना 14 लाइंस का डिवीजन, वो था द लाइंस आर डिवाइडेड इनटू 8 लाइन सब सेक्शन। उसका पहली 8 जो लाइंस थी ना, उसको वो ऑक्टेव बुलाता था, और लास्ट 6 लाइंस को वो सस्टेट बुलाता था। ऑक्टेव की उसकी जो राइमिंग स्कीम थी ABBA थी, ABBA, ठीक है, पेट्रार्क की। और आपके पास क्या आई है, ABAB। तो उसने जो स्ट्रक्चर है ना पोएम का, राइमिंग स्कीम का, उसको चेंज कर दिया है। आवाज आ रही है? हेलो बेटा आप लोग सब अनम्यूट कर लें ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग मेरे साथ हैं। जी मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है? ठीक है, आपने क्या बोला था मैम? मैंने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है ना पेट्रियार्क का, ABBA, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे शेक्सपियर ने फॉलो नहीं किया, अपना स्ट्रक्चर डिफरेंट कर लिया उसने, ठीक है? यस तो मैम। हमने कौन सा स्ट्रक्चर इसका बनाया है, ABAB, ABAB, ठीक है? यस मैम। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। जो आप सोनेट की बात कर रहे थे ना कि इसको डिफाइन कर दूं, ये स्टिल उसी टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ, ठीक है? ओके हमने मैम। पोएट को पढ़ा है, अब इसका कॉन्टेक्स्ट हम थोड़ा सा जो डिस्कस कर रहे थे। It is based on the Petrarch or Italian sonnet. Shakespeare sonnet different from the norm by addressing not only a young man. एक डिफरेंस उसका स्ट्रक्चर का निकला, राइमिंग स्कीम का। दूसरा उसका डिफरेंस क्या है पेट्रियार्क से, दैट इट इज नॉट एड्रेसिंग अ यंग वुमन, ठीक है? जो उस टाइम which was the norm in Italy, but also a young man known throughout as the fair youth. अब यहाँ पे वो young man को एड्रेस कर रहा है। शेक्सपियर ने एक राइमिंग स्कीम में डिफरेंट लिया है, दूसरा सब्जेक्ट मैटर जो है वो भी डिफरेंट किया है, ठीक है क्लास? यस मैम। जी मैम ठीक है। Okay, now criticism. Shall I compare thee to a summer's day is one of the fair youth poems addressed to a mysterious male figure that scholars have been unable to pin down. वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो क्रिटिक्स है ना, उन्होंने इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म ये है, एक एलिगेशन ये है कि यहाँ पे उसने जो फेयर यूथ का जिक्र किया है, दैट यूथ जो है मींस कि वो सब जनरेशंस की बात भी कर रहा है और मिस्टीरियस मेल फिगर की भी बात कर रहा है। हो सकता है शेक्सपियर जो है वो एक ऐसे मेल को जो उसको इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया है, वो इतना ज्यादा खूबसूरत लगा है, तो शेक्सपियर ने उसके ऊपर पोइट्री लिखी है। मिस्टीरियस क्यों है? क्योंकि वहां पे उसका कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है, तो इसको हम इंटरप्रेट डिफरेंट वे से कर सकते हैं, ठीक है? A total of 126 of the 154 sonnets are largely taken to be addressed to a fair youth, which some scholars have also taken as proof of William Shakespeare's homosexuality. तो एक कॉन्सेप्ट जो वहां से ड्रॉ हुआ है, दैट इज अबाउट होमोसेक्सुअलिटी। तो आप इस पॉइंट को थोड़ा सा सर्च कीजिएगा। अभी हमारा 2 मिनट्स रह गया है मीटिंग टाइम, तो हम कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। कल प्लीज आप टाइम पे सब आ जाइएगा, कल मैंने ये पोएम आपकी फिनिश करा देनी है, ठीक है? इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आपको मैंने टेक्स्ट इसका दिया, उसको पढ़ें और उस टेक्स्ट को समझें, और कल उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन लेके आइएगा ताकि हम इसको मजीद डिस्कस करें, ठीक है क्लास? जी मैम ओके हो गया। चले, ये क्योंकि मैंने उसको अपलोड करना है अभी, तो इसकी फिर लेंथ इतनी ही ठीक है, मैं इसको थर्ड सेशन में नहीं लेके जा रही, ठीक है? बाकी हम इसको कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम जी।